टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत। क्योंकि रिसेंटली 15th को WB सेट मैथ हुआ था, जहां पर अप्लाइड मैथ से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। उनमें से ही हम कुछ सवाल इस पहले सेगमेंट 1 जो होगा उसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड एक सवाल था, जो कि 2 रिजल्ट मिला के बनाया गया था। ये सारे सवाल और बहुत सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के सवाल हम लोग प्रीवियसली इसी चैनल पर डाल चुके हैं, वहाँ से एक बार डिटेल्स देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में इधर नहीं जाएंगे। देखिए, 2 रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया गया था। एक था हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। वहाँ पे कहा गया था ये जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी अल्फा, उसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए टाइम डेरिवेटिव, तो हमेशा माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल क्यू अल्फा के बराबर होता है, जहाँ पे क्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड पी होता है जनरलाइज्ड मोमेंटा। अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटा, ये सारे चीज़ें एक एक करके बताया गया है। हम लोगों के प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जहाँ पे CSIR नेट ही हो या फिर WB सेट, दोनों एग्जाम का सवाल किया गया था। अब आ जाइए, और दूसरा एक हैमिल्टन्स इक्वेशन है। यहाँ पे अगर P होगा तो इधर माइनस लगेगा, नीचे Q चला जाएगा, यानी नीचे Q दिखेगा आपको तो माइनस लेना पड़ेगा, और नीचे P दिखेगा तो प्लस। इधर चेंज हो जाएगा P और Q, इधर डॉट रहेगा, इधर नहीं रहेगा। ये दोनों फेमस हैमिल्टन्स इक्वेशन है। और दूसरा यहाँ पे था इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। इस आइडिया को मिलाया गया था। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है अगर किसी भी कोऑर्डिनेट अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट ये इग्नोरेबल हो गया तो उसी दिशा में मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट यानी कंजर्व्ड होगा। अब जनरलाइज्ड मोमेंटम उसी दिशा में क्या है, पी अल्फा नॉट, और ये पी अल्फा नॉट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पी अल्फा नॉट कांस्टेंट, यानी पी अल्फा नॉट डॉट जीरो हो जाएगा। यानी इस सवाल में जहाँ जहाँ पी अल्फा नॉट जीरो नहीं है वो तो चला जाएगा, ये दोनों तो ये था, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब रह गया बाकी 2। लेकिन देखिए इस बार क्या किए थे इन लोगों ने, दोनों ऑप्शन सेम दे चुके हैं, इसलिए इसका आंसर तो होगा बी या तो फिर डी, सेम ही है ना। अब पहला जो आंसर की जैसे पिछले साल हुआ था, पहला आंसर की वो लोग जब देंगे तो इनमें से एक को ही रखेंगे, आपको चैलेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में तो सेम है। सेकंड को तो देखना ही नहीं था इधर, अगर देखने जाते भी तो क्या हो जाता, ये पहला वाला रिजल्ट जो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो डाला गया था। देखिए दूसरे जगह क्यू अल्फा नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल, ये तो नहीं होगा क्योंकि नीचे पी है, माइनस नहीं होगा, नीचे क्यू होता तो माइनस, तो ये रिजल्ट इसके साथ जुड़ेगा, ये तो हमेशा होगा। लेकिन हम लोगों को तो उतने दूर तक यहाँ करना ही नहीं था, पी अल्फा नॉट कांस्टेंट, तो उसी दिशा में उसका डेरिवेटिव सीधा और सीधा जीरो हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल था, इसका बी या तो फिर डी आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। ये प्रॉब्लम कहाँ से लाया गया, देखिए मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए बोले थे। अगर मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक्चुअली कॉन्वोल्यूशन पर बेस्ड था, और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन को लगाते हुए ऑप्शंस डिस्कार्ड कर देंगे, जैसे कि सही आंसर सामने आ जाए। क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन में जो सारे रिजल्ट गलत हो जाएगा वो हट जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, तो बाकी अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो आ जाइए, UX क्या दिया हुआ था, इस टाइप, ये टाइप रिजल्ट कॉन्वोल्यूशन को दर्शाता है, जहाँ पे x माइनस टी का ही कोई फंक्शन लगेगा। तो इधर लैप्लास ले लेते हैं, इस साइड लैप्लास यानी लैप्लास ई टू दी पावर पहले वाले के ऊपर, फिर लैप्लास इसके ऊपर लगेगा। अब हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, ई टू दी पावर mx टाइप के ऊपर अगर लैप्लास लगेगा तो उसका रिजल्ट होगा 1/s माइनस एम। यहाँ पे ये s होता है लैप्लास वेरिएबल,
ध्यान दीजिएगा एक बात पे, जब CSIR में ये लोग सवाल डालते हैं तब ये लैपलास वेरिएबल ज़्यादातर P यूज करते हैं, और जब WB सेट में आता है तब ये एस को यूज करता है। एक ही बात है, इससे घबराइए मत। अब आ जाइए सामने, तो इस रिजल्ट में यहाँ पे e⁻x यानी m1 है तो नीचे यहाँ 1 दिखेगा, इधर भी होगा पहले वाले के ऊपर, और ये लैपलास रह जाएगा। अब यहाँ से ये लैपलास, यहाँ से ये लैपलास, x एक साइड ले लीजिए, तब बाकी जो रह जाएगा उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों चला जाएगा, तो ये आ चुका है आपका काम का चीज़। अब देखिए m कहाँ है, m ये है 2, यानी ये e⁻2x लगेगा। 2x जहाँ नहीं दिखेगा वो सारे रिजल्ट आप डिस्कार्ड कर दीजिए सीधे तरीके में। तो इधर 2x नहीं है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सी इसका आंसर होगा। आ जाइए इसके ऊपर, ये बड़ा ही फंडामेंटल सवाल था जो कि सॉलिड मैकेनिक्स पर बेस्ड था। सॉलिड मैकेनिक्स पर बेस्ड इतना इजी सवाल ज़्यादातर नहीं आता है एग्जाम में, इस साल दिया गया था। देखिए, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यानी एक स्प्रिंग को नीचे खींचा गया है तभी इसका स्ट्रेच पोजीशन बनेगा। ये पहला पोजीशन 1 और ये दूसरा बन चुका है। दूसरे में ये स्ट्रेच हुआ है अप्लाइंग ए लोड, यानी इसके ऊपर लोड लगाया गया है। ये मान के चलिए इसका मास m है, तो ये इसको नीचे तक खींचेगा। तो इधर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, अब देखते हैं यहाँ पे की वर्ड्स कौन कौन सा है, इसी के ऊपर सवाल डाला गया था। पहला तो ये स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है जब किसी भी फिजिकल सिस्टम स्टील है यानी फिक्स है, जैसे यहाँ है, यहाँ पे अगर लोड दे देंगे तो ये नीचे इसको खींचेगा, तब ये स्ट्रेन इसके ऊपर आ जाएगा। ये एक तरीके के फोर्स होते हैं। और ये स्ट्रेन देखिए, जिस साइड उसका लेंथ एल था उसी साइड उसको खींचा गया है, यानी फोर्स जिस साइड अप्लाई किए गया है उसी साइड में वो सीधा स्ट्रेच्ड हुआ है, इसलिए ये हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ट्रांसवर्स कब होता है, मान के चलिए फोर्स इधर दिए है, दूसरे इसके ऊपर पारपेंडिकुलर इसका मूवमेंट लगा है, तब ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। और जब उसी दिशा में, यानी जहाँ जिस दिशा में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी दिशा में आएगा तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो जहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नहीं दिख रहा है वो सारे को हटा दीजिए पहले, ये दोनों में इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों में लॉन्गिट्यूडिनल डाला हुआ है। ये वर्ड बड़ा ही सिंपल है, इसका मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये सवाल सॉल्व कर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं शियरिंग स्ट्रेस ट्रेन, ये क्या होता है, देखिए ये स्ट्रेन और ये शियर, ये दोनों को मिला के शियरिंग स्ट्रेन, इसी का खासियत यही होता है, ये हमेशा एक तरीके का फोर्स जो शेप को, यानी उसका जो मान के चलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर की तरह दिख रहा था, बाद में उसको ऐसे सर्किल बनाया गया है, शेप ही तो चेंज हुआ है ना। ये जो शेप चेंज होता है फोर्स के कारण, इसी को हम लोग अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इसी नाम से पुकारते हैं, और यही होता है शियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग को खींचा गया है, ये स्प्रिंग नीचे तक चला गया है, यानी इसमें क्या हुआ है, लेंथ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आया है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसका डिफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि पहले शायद ये छोटा था अब लंबा हो चुका है ये। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन, यानी शुरू के जो शेप वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये शेयरिंग ये भी आ जाएगा आंसर में, और सी इसका आंसर होगा, ये चला जाएगा। यानी इधर क्या क्या हो रहा है, अलोंग द लेंथ ये बढ़ता चला जा रहा है, और इसका डिफॉर्मेशन में चेंज इन शेप आया है, इसलिए वो शेयरिंग स्ट्रेन भी होगा। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन पर ये सवाल था, तो इसका आंसर सीधा और सीधा सी होगा। आ जाइए, ये भी बड़ा फंडामेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स पर एक सवाल था, जो कि आप लोग या तो फिर 9 या तो फिर 10 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। क्या है वो देखिए,
हम लोग जानते थे ना, लेंथ, टाइम, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इस ये दोनों को यानी लेंथ और टाइम को हम लोग जब एल और टी से लिखते हैं तब इस ये दोनों चीज़ उसका डायमेंशन बन जाता है। और ये डायमेंशन के बारे में ही तो हम लोग लिखे हैं। तो ये दोनों यानी फिजिकल पैरामीटर हमेशा ये डायमेंशन के ऊपर, इसका डायमेंशन सॉरी एल और टी से डिनोट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स है जिसका डायमेंशन हम लोग मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो इसी के ऊपर देखिए सवाल किया गया था, ये कीवर्ड था फिजिकल पैरामीटर का प्रेडिक्शन, यानी फिजिकल पैरामीटर कैसा होगा, हमेशा जो एनालिसिस होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस होगा। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं देखिए, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। हम लोगों को फिलहाल आंसर का की आने तक इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार दिखा गया है कि आंसर की में थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है जो हम लोगों के ध्यान में नहीं आता या तो फिर रॉन्ग रहता है। इसलिए ये सारे प्रोबेबल है, इसको लेके चलिए और एक एक चीज़ धीरे धीरे समझते हुए चलिए। तो पहले वाले का यानी इसका आंसर डायमेंशन एनालिसिस ये सही होगा, बाकी चला जाएगा। आगे चले जाइए। अब आ जाइए यहाँ पे एक सवाल बड़ा ही फंडामेंटल, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा क्या होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रिजल्ट क्या कहता है देखिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या करता है, Q और P यहाँ से और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम Q और P तक ले जाता है किसी भी सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरा, वही कैनोनिकल तभी होगा जब उसका पॉइसन ब्रैकेट 1 होगा। अब पॉइसन ब्रैकेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, वहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म डिटेल्स डाला हुआ है। नेट या तो फिर सेट में ऐसे सवाल आता ही रहता है, तो इसको कर लेना चाहिए, इजी सवाल था। पॉइसन ब्रैकेट 1 होना चाहिए। अब आ जाए ये पॉइसन ब्रैकेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये जो बड़ा P दिख रहा है ये कैपिटल और ये Q, इसको हमेशा ऊपर डाल लीजिए, दोनों जगह बीच में माइनस साइन डाल लीजिए और पहले इस P के नीचे P, Q के नीचे Q और फिर उल्टा कर दीजिए, P के नीचे Q, Q के नीचे P। आप सारे डेरिवेटिव्स आप लोगों को आता ही होगा, डेल P बाई डेल P, यानी ये पहले वाले को आपको डेरिवेटिव कर लेना चाहिए P के रेस्पेक्ट में, दूसरे को Q के रेस्पेक्ट में, फिर इधर घुमा दीजिए तो ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो ये तो 1 होगा, यानी बाकी बचा हम लोग के पास ये काम का चीज़ है। देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये कब होगा पॉइसन ब्रैकेट, जब ये राइट साइड में 1 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आएगा। अब आ जाइए ऑप्शन पर, ए नंबर ऑप्शन देखिए, एन में क्या डाला हुआ था, N1 इधर डालिए 2 इंटू 1 इंटू Q, 2 इंटू 1 - 1, यहाँ पे Q रह जाएगा, Q रह जाएगा तो 1 करने नहीं देगा तो ये चला जाएगा। अब आ जाइए बी पर, बी पर क्या था, n = 2, तो n = 2 डाल लीजिए, यानी 2 इंटू 2, Q के ऊपर भी डाल लीजिए 2 इंटू 2 - 1, यहाँ पर भी Q रह गया है, ये भी चला जाएगा। अब आ जाइए सी के ऊपर, n = ½ लगाया गया था, तो n2 इंटू ½ इंटू Q⁴, यहाँ पे हाफ होगा तो 0 हो जाएगा, ये Q से फ्री हो गया और फ्री केवल नहीं हुआ, ये 2 भी चला जाएगा तो ये 1 बन गया, जो कि राइट हैंड साइड पे आप लोगों को दिख रहा था। तो ये सीधा और सीधा इसका आंसर बन जाएगा सी, बाकी चारों तीनों चला जाएगा। ये भी बिल्कुल इजी सवाल था और हमेशा आता रहता है, ये एक कर लेना चाहिए। ये तो मैकेनिक्स का सबसे इजी पार्ट। अब आ जाइए और एक सवाल, ये भी अप्लाइड मैथ्स के ऊपर था जो कि ऑपरेशन रिसर्च पर था। यहाँ पे दोनों फंडामेंटल फार्मूला फिर यूज किया गया था, एक फार्मूला था LS और एक फार्मूला था LQ। अब LS क्या है देखिए, डिफाइन करके ही रखे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ये क्यूइंग मॉडल पर बेस्ड एक सवाल था। कब लगता है, जब रेलवे टिकट काउंटर पर किसी भी बंदा टिकट खरीदने जाता है। इन दिनों तो फिलहाल ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन जो लोग अभी भी ऑफलाइन में जाते हैं टिकट खरीदने, पहले एक खड़ा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या तो फिर पेट्रोल पंप में दिखा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्यू। और यहाँ पे जो क्यूइंग मॉडल लगा हुआ है, जो मॉडल इधर दिया गया है, उसमें LS और LQ का फॉर्मूला ये दोनों होता है। लैम्डा LS मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, सिस्टम यानी यहाँ
टिकट काउंटर और फिर क्यू, ये दोनों को मिला के हो गया सिस्टम। और एक रह गया है बाकी बाहर वाला, ये वाला है क्यू। तो ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग सा है। अब देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा है अराइवल रेट, यानी जिस रेट में वहाँ पे कस्टमर आ रहा है, और म्यू ये है सर्विस रेट। ये दोनों फार्मूला में आपको दिख गया है। सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला पर ये बेस्ट सवाल था, जिसके ऊपर हमेशा एक सवाल या तो फिर नेट या फिर सेट में आता रहता है। ये देखिए ये दोनों। अब ऑप्शंस पे आइए। पहला ऑप्शन ए, एल एस माइनस एल क्यू करेंगे तो ये दोनों का अंतर ही तो होगा, और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों चला जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। यानी एल एस माइनस एल क्यू ये आपके पास क्या आ चुका है, लैम्डा बाई म्यू। इधर था, पहले ऑप्शन में ही तो था, तो यही इसका आंसर बन जाएगा सीधा। बाकी तीनों आपको एग्जाम में देखना ही नहीं। तो इसी तरीके में टाइम सेविंग मेथड्स में हम लोग, जैसे हम लोगों के चैनल्स में यही हमेशा ध्यान देते हैं कि टाइम सेविंग मेथड डिस्कस किया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कौन सा सवाल कैसे किया जाता है इसके बारे में आइडिया हो जाए। तो आज इतना ही, मिलेंगे दूसरे दिन सेगमेंट 2 को लेकर, जहाँ पर और भी सारे सवाल जो इस साल आया हुआ था हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि और भी सारे सवाल यहाँ पे जो कि अप्लाइड मैथ से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है करने की। आपके दिन शुभ हो। आज इतना ही।